हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बन का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। इस चैप्टर के सारे हम टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा था जो हमसे मिस हो गया था, तो इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक का नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड होता क्या है। देखिए, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इस चैप्टर में आप ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। तो इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया एन। और ओइक एसिड का मतलब है कि उनमें से एक कार्बन COOH होगा। तो ये हम एक कार्बन को COOH मान लेते हैं। अब बचे हुए पार्ट पर आप बॉन्डिंग पूरा कर देंगे। तो COH के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, बस इसमें एक बॉन्ड पूरा है, तो बाकी के बॉन्ड पूरे करने के लिए हम 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहां लग गए। तो इस तरीके से बन जाता है आपका इथेनोइक एसिड। अच्छा, इथेनोइक एसिड को हम जनरली एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। ये इसका कॉमन नेम है। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो इसी को हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो टर्म पड़ा है, ये पड़ा है 2 कार्बन से। ठीक है, जो 2 कार्बन की चीजें होती हैं उन्हें लैटिन वर्ड में हम एसिड वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसिटिक एसिड हो गया। अब इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये फैमिलियर हैं, ये आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुपिंग में। ठीक है, ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से पता चल रहा है क्या है? एसिड्स हैं। हालांकि ये वीक एसिड्स हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें वीक एसिड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड आप ऑलरेडी एसिड बेस वाले चैप्टर में कवर अप कर चुके हैं। तो इथेनोइक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपने विनेगर सुना होगा, है ना। आप अगर इथेनोइक एसिड को स्मेल करते हैं कभी लैब वगैरह में, तो इसमें से वो विनेगर की स्मेल आती है। जो आप चाउमीन वगैरह, मंचूरियन वगैरह में डालते हैं ना, तो वो जो अलग सी पंजेंट स्मेल आती है उसमें से, वही विनेगर की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जो विनेगर होता है वो असल में इथेनोइक एसिड ही होता है। इथेनोइक एसिड को 5% अगर हम वाटर के अंदर मिला दें, ठीक है, इथेनोइक एसिड वाटर के अंदर मिला दें, मतलब कि अगर आपने वाटर लिया 95% या 95 ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने वाटर 95 ग्राम लिया तो इथेनोइक एसिड आप 5 ग्राम ले लें। तो इस तरीके से जो आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा वो होगा विनेगर। क्या होगा? विनेगर होगा। ठीक है, तो विनेगर में ये जो कंसंट्रेशन है ये थोड़ी वेरी करती है। ये 5% से लेकर 8% तक वेरी कर सकती है। अगर आप 5% से लेकर 8% तक एक्वस सॉल्यूशन लें इथेनोइक एसिड का, तो उसे आप विनेगर कह सकते हैं। ठीक है, और ये विनेगर कंज्यूमेबल होता है। आपको पता है फूड के अंदर हम इसे यूज करते हैं। चाइनीज फूड के अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। हालांकि इस विनेगर का यूज आप पिकल के अंदर भी करते हैं। जो अचार होता है ना, उसमें भी करते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में इसका इतना यूज होता नहीं है। इसे हिंदी में सिरका बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे सिरका। तो जो सिरका होता है, इथेनोइक एसिड होता है, विनेगर होता है, इसका यूज इंडिया में इतना ज्यादा पिकल के लिए, अचार के लिए नहीं किया जाता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो अचार बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इनफेमस सा, मतलब हमारे लिए थोड़ा अजीब है, एक क्यूकम्बर का, खीरे का अचार होता है। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा अजीब है, लेकिन वहां पर खीरे का अचार होता है। उसमें उसे प्रिजर्व करने के लिए इथेनोइक एसिड का यूज होता है। बेसिकली विनेगर का यूज होता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव की तरफ तौर पर भी इसे यूज किया जाता है। किसके तौर पर? प्रिजर्वेटिव। तो इसे हम प्रिजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर आपके पास प्योर इथेनोइक एसिड है, प्योर इथेनोइक एसिड, वो प्योर इथेनोइक एसिड बेसिकली मेल्ट होता है
तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। ठीक है, एक प्योर इथेनॉइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन। मतलब अगर अप्रोक्स हम सेल्सियस में बात करें तो ये हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर से कम पर ये फ्रीज रहता है। तो अक्सर विंटर के टाइम में ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और फ्रीज होने के बाद इसका स्ट्रक्चर बहुत कुछ ग्लेशियल जैसा नजर आता है। ग्लेशियर पता है आपको, जो समुद्र में आइसबर्ग्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, बिल्कुल उस जैसा ये नजर आता है। और इसी वजह से इस इथेनॉइक एसिड को हम, जो प्योर इथेनॉइक एसिड होता है, उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका फ्रीज होने के बाद स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लेशियर जैसा हो जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह की बर्फ जैसा दिखाई देता है। समझ में आया? इसी वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहले बोला, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्या है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन? जब आप इथेनॉइक एसिड को एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ, मतलब प्योर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, तो इससे वाटर प्लस ईस्टर बनता है। ठीक है, क्या होता है? अल्कोहल की रिएक्शन आप इथेनॉइक एसिड के साथ कराएं तो वो आपको एक ईस्टर देता है और प्लस में वाटर मिलता है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इथेनॉल ले लेते हैं अल्कोहल में, तो इसका फॉर्मूला हो गया इथेनॉल का CH3CH2OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी इथेनॉइक एसिड CH3COOH के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई भी एसिड का आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, लिबरेट हो जाएंगी। ठीक है, ये पार्ट यहां से टूटेगा, ये पार्ट यहां से टूटेगा और आपका H2O फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O फॉर्म हो जाएगा। H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है, OH और H निकलकर H2O बन जाएगा। अब जैसे ही ये पार्ट निकला तो ये बन गया CH3COO नेगेटिव, क्योंकि H प्लस निकल चुका है यहां से, और ये पार्ट बचा आपका CH3CH2। ठीक है, अब ये टूटे यहां से हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन खाली है और यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये दोनों पार्ट यहीं से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट जुड़ेगा और ये पार्ट जुड़ेगा आपस में, तो ये बन जाएगा CH3COO। ये पार्ट तो ये हो गया। अब यहां से टूटा है, अब यहीं के बाद ये वाला पार्ट जुड़ेगा, तो यहां से जुड़ना शुरू होगा, तो CH2 जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा, CH2 CH3। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मान लो ये है, ठीक है, आपका ये इथेनॉइक एसिड है, इसमें से H निकल गया, ये चला गया। ठीक है, अब ये बचा आपका CH3COOH। ठीक, अब अज्यूम करो ये जो है ये आपका इथेनॉल है, इसमें से OH, ये पार्ट जो है OH टूट के निकल गया। अब ये पार्ट आपका CH3CH2 बचा, तो ये यहां से टूटा है, तो ये यहां से टूटा है, तो ये यहां से और CH3 जो यहां से टूटा, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, टूटे टूटे पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो बना, ये बन गया आपका ईस्टर। ठीक है, ये बन गया आपका ईस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे और ईस्टर बन जाएगा। अब जो ईस्टर होता है ना, वो स्वीट स्मेलिंग होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग।
इसमें से मीठी सी खुशबू आती है, और इसी वजह से ईस्टर को हम परफ्यूम्स में यूज करते हैं, हम जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं उसमें यूज करते हैं, खाने में फ्लेवर देने वाले, अरोमा देने वाले एजेंट होते हैं ना, उनमें यूज करते हैं। ठीक है, इस वजह से ईस्टर को वाइडली यूज किया जाता है खुशबू के लिए बेसिकली। ठीक है, तो हमने देखा कि आपने अगर इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ कराई तो आपको ईस्टर मिला, प्लस में वाटर मिला। आपने कैसे पहचाना? जिसमें COOH, ठीक है, COOR वाला पार्ट जुड़ा हुआ हो उसे हम ईस्टर बोल देते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCOR और ऐसे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं ईस्टर के। समझ में आया? तो इसमें ये COO वाला पार्ट है तो ये बन गया आपका ईस्टर। आई होप आपको समझ में आया। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है यहां पर। ठीक है, इस तरीके से ईस्टर फॉर्म होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। अगली रिएक्शन है हमारी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है? बेसिकली हमने जो अभी इससे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर जो बनाया, उसी ईस्टर का यूज करके हम सोप मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोप करते हैं और उसी वजह से इसका नाम पड़ा है सैपोनिफिकेशन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखा कि ईस्टर फॉर्म हुआ और उसी वजह से उसका नाम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुआ। तो उसी तरीके से इस रिएक्शन के अंदर सोप मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और उसे हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बेसिकली सोप होता क्या है? देखिए, सोडियम या पोटेशियम का जो भी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनता है उसी को हम बोल देते हैं सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है। आप क्या करते हैं, ईस्टर लेते हैं, जो आपने इससे पहले बनाया था वही ईस्टर लेते हैं, और उसकी रिएक्शन अगर आप किसी भी बेस के साथ कर देते हैं, ठीक है, एक किसी बेस के साथ, अल्कली के साथ कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको सोप मॉलिक्यूल मिलता है और साथ ही साथ आपने जो अल्कोहल यूज किया था पिछली रिएक्शन में वही अल्कोहल वापस मिल जाता है। ठीक है, सेम अल्कोहल आपको वापस मिल जाता है। समझ में आया? जैसे रिएक्शन देखते हैं, हमने पिछली बार जो रिएक्शन में देखा था तो ईस्टर हमने लिया था, CH3 बना था, CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, ये ईस्टर आपका फॉर्म हुआ था। इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर हम NaOH के साथ ले लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो होगा क्या कि ये पार्ट ऐसे टूटेगा, NaOH वाला पार्ट ऐसे टूटेगा, Na से अलग और OH से अलग। तो जब टूटेगा तो ये वाला पार्ट जो है OH वाला पार्ट, ये पार्ट बेटा जब ये ऐसे टूटेगा तो यहीं से जैसे जुड़ा था पहले वैसे ही टूटेगा। और हमें याद है कि जब हमने जोड़ा था तो ये CH3 COO नेगेटिव था, याद हो तो, है ना, और ये CH2 CH3 था। अच्छा, ये CH3 COO नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की ओर कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी? इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये Na और OH टूटेगा तो Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, है ना। तो इस नेगेटिव की ओर कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी इन दोनों में से? पॉजिटिव, है ना। तो ये जो पॉजिटिव वाला है Na, वो इसकी ओर जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ ये माइनस वाला वो इसकी ओर जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेसिकली, जब ये OH पार्ट इससे जुड़ेगा, इस वाले पार्ट से जुड़ेगा, तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो बन जाएगा आपका CH3 CH2OH। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो दोबारा से इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। आपका अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका इथेनॉल। और आपको याद है हमने इससे पहली वाली रिएक्शन में इथेनॉल का ही यूज किया था, तो वही इथेनॉल आपको वापस मिल गया। और साथ ही साथ जब ये Na इसके साथ जुड़ा, ठीक है, तो प्लस में आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया CH3 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का सोडियम सॉल्ट बन गया, और इसी को हम बोल देते हैं सोप मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका सोप मॉलिक्यूल। और क्योंकि इस रिएक्शन में
आपका सोप मॉलिक्यूल मिल रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम हो गया सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको इतना सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बेस पे ना आपको एक ABCD करके क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में करेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर का क्या है, सेम टॉपिक है तो उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। किस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप देखिए कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि A और B दो आपके पास रिएक्टेंट है, उन्हें एसिड के बेस में प्रेजेंस में रिएक्ट कराया और उससे आपके पास C+D नाम के मॉलिक्यूल आपको मिले। फिर आपने इसमें से D की रिएक्शन NaOH के साथ करा दी। ठीक है, और या NaOH नहीं दिया, आपको सीधे बोल दिया D की रिएक्शन आपने E के साथ करा दी। समझ में आया? तो इससे आपको A और F दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिल गए। ठीक है, और अब आपसे पूछा कि आइडेंटिफाई कीजिए A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, E क्या है और F क्या है। और आपको साथ ही साथ हिंट के लिए दे दिया कि यहां पर जो D है वो एक स्वीट स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग बोल देंगे, फ्रूटी स्मेलिंग। ठीक है, मतलब मीठी सी खुशबू वाला, फ्रूट जैसी खुशबू वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, आपको ये हिंट के लिए दे दिया। तो जैसे उन्होंने स्वीट स्मेलिंग बोला, फ्रूटी स्मेलिंग बोला, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो डी है वो क्या है, ईस्टर है। आपको इतना पता चल गया डी क्या है, ईस्टर है। तो आप क्या कह सकते हैं, डी क्या है, ईस्टर। अब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने यहां पर हिंट दिया तो आपको पता चल गया कि डी क्या है। पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है, फिर डी ई और एफ। आपके पास ये 6 चीजें हैं, आपको पता करनी है। जैसे उन्होंने आपने पढ़ा कि डी क्या है, स्वीट स्मेलिंग है, दैट मीन्स आपको पता चल गया क्योंकि वो स्वीट स्मेलिंग है तो स्वीट स्मेलिंग क्या होती है, ईस्टर होता है। तो आपको पता चल गया ये क्या है, ईस्टर है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता चल गया यहां पर ईस्टर बना है, दैट मीन्स ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। और यहां पर डी मतलब ईस्टर फिर से यूज हुआ है। ठीक है, और आपको देखो यहां पर ए था और यहां पर ए था, आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखो और फिर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखो तो आपको नजर आएगा जो एस्टरिफिकेशन में एक कंपाउंड है जो आपको वापस सैपोनिफिकेशन में मिल जाता है, वो कौन सा होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो जो भी अल्कोहल आप यूज करते हैं एस्टरिफिकेशन बनाने के लिए, वही अल्कोहल आपको वापस मिल जाता है एट द एंड ऑफ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे इथेनॉल, आपने इथेनॉल की रिएक्शन कराई थी और लास्ट में सैपोनिफिकेशन कराने के बाद आपको इथेनॉल ही मिला था। दैट मीन्स यहां से ये पता चल गया कि ए क्या है आपका, इथेनॉल है। ठीक है, बेसिकली यहां पर कार्बन नंबर नहीं दिया हमें तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका, अल्कोहल। अगर कार्बन नंबर दिए हो तो हम बता सकते हैं, अगर हमसे बोल दिया कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल है। ठीक है, फिलहाल हमें कोई अगर इस तरीके का नहीं दिया तो हम यहाँ पर सिंपली अल्कोहल लिखेंगे। फिर हमें पता है कि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अब आपको सिंपल सा पता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें से ए अल्कोहल है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए आपको दूसरी चीज क्या चाहिए होती है, एक इथेनोइक एसिड या फिर सिंपली कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद ना रहे तो आप इथेनोइक एसिड लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप इथेनोइक एसिड यहां पर लिख सकते हैं। तो बी क्या है आपका, इथेनोइक एसिड है। ठीक, और यहां पर अगर आपको अल्कोहल याद नहीं रहता तो आप इथेनॉल भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनॉल दोनों साथ ही लिख देता हूं मैं, इथेनॉल। और ऐसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं आप, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर आपका C+D बनता है। और आपको पता है कि ईस्टर में एक तो आपका ईस्टर बन जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बन जाता है वाटर। तो C क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि D तो आपका ईस्टर है। ठीक, अब ये आपने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ले ली, इस सैपोनिफिकेशन में ये ईस्टर हो गया और ईस्टर के साथ आप क्या फॉर्म करते हैं, ईस्टर के साथ आप क्या लेते हैं,
आप लेते हैं एक बेस, तो E क्या हो गया आपका, बेस हो गया, या आप सिंपल NaOH भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक। और दोनों की रिएक्शन करने के बाद आपको अल्कोहल A वापस मिल जाता है, इथेनॉल, और F जो है वो आपका सोप मॉलिक्यूल बन जाता है। यहां पर आप सोप मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए ABCD फॉर्म में रिएक्शंस पूछ ली जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इसलिए रिएक्शन के बेसिस पर। चलिए, इसकी अगली रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आपको याद है एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहां पर एसिड है हमारे पास इथेनोइक एसिड, तो अगर आपके पास इथेनोइक एसिड है तो आप उसके साथ एक बेस की रिएक्शन करा देंगे, जैसे NaOH, ठीक है। तो यहां ये एसिड हो गया, यहां ये बेस हो गया, आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो आपका हमेशा वाटर बनता है, ठीक है, और प्लस में एक सॉल्ट बन जाता है। यहां पर वो सॉल्ट क्या बनेगा? यहां पर सॉल्ट बन जाएगा आपका CH3 COO माइनस और Na प्लस। कैसे बनाइए भाई? यहां से OH और यहां से H, ये दोनों H2O बन जाएंगे, ठीक है, और बचा हुआ पार्ट ये Na वाला पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3 COO Na प्लस। ये बन गया आपका एक सॉल्ट, ठीक है, जो कि है सोप मॉलिक्यूल। भाई सॉल्ट तो है ही, लेकिन सोप मॉलिक्यूल ही तो है, इथेनोइक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर, ठीक। चलिए, इसके बाद आपका रिएक्शन आ जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, दोनों के साथ सेम रिएक्शन देता है, क्योंकि आपने ये भी एसिड बेस वाले पार्ट में पढ़ा है कि जब हम एक एसिड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट के साथ दें या फिर बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ दें, तो आपकी कुछ डेफिनेट चीजें बनती हैं, जिनमें से एक तो होता है सॉल्ट, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा होता है वाटर। ये आपको तीन चीजें मिलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें, यहां पर एसिड हमारा इथेनोइक एसिड है, CH3 COOH, उसकी रिएक्शन आप मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सोडियम और ऑक्सीजन, जो CO2 लिबरेट हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, सोडियम बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक, तो यहां से आपका हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन जो बचेगा वो दोनों मिलकर आपका H2O बना लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करके आपके H2O बना लेते हैं। बचा हुआ सोडियम और ये पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे और सॉल्ट बन जाएगा, वही जो पहले बना था आपका सोडियम सॉल्ट, CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोप मॉलिक्यूल वाला सॉल्ट बन जाएगा। सेम रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ होगी, वहां पर क्या हो जाएगा? बस Na2 की जगह पर NaHCO3 हो जाएगा। रिएक्शन सेम ही होने वाली है, ठीक है, रिएक्शन सेम होगी। तो ये है आपका पूरा का पूरा इथेनोइक एसिड, ठीक है। आपको आई थिंक कोई इश्यू हो, वैसे होना तो नहीं चाहिए इसमें कोई इश्यू, क्योंकि ये आप ऑलरेडी एसिड बेस वाले में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इथेनोइक का जो टॉपिक है वो यहीं पर होता है खत्म, और इसी के साथ पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आपने इससे पहली वाली वीडियो में मिशेल फॉर्मेशन और किस तरीके से सोप वर्किंग करता है वो सब देख लिया है। ऐसे जो कार्बन चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगली किसी शॉर्ट्स वीडियो। अब हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, आपके पूरे पूरे चैप्टर्स क्लियर हो चुके हैं। प्लीज वीडियोस को थोड़ा 2x स्पीड पर अपना टाइम बचाने के लिए देख सकते हैं, 1.5x स्पीड पर देख सकते हैं, पर प्लीज कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ कर कीजिए, रटने की जरूरत नहीं होती हर चीज को, ठीक है। पर आपका अपना तरीका है, जरूरी नहीं है आप हर टीचर की बात माने।
आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आप किस मेथड को अप्लाई करके अपने लिए अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, वो आपको ही डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत और अपना ख्याल रखिए। एग्जाम है तो अच्छे से एग्जाम कीजिए। टेक केयर, बाय।